नमस्कार। तो आज मैं आपको एक राजस्थान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा वीरता से ओतप्रोत है, भरी हुई है और आपको सुनकर अच्छा भी लगेगा। राजस्थान में इतने वीर हुए हैं कि हमारे पास बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, पर उन वीरों की गाथाएं खत्म नहीं होती है। इतने वीर हैं जिसकी परिकल्पना कर नहीं सकते हैं। अगर अपन इतिहास के पन्नों के अंदर एक तरफ राजस्थान का इतिहास और एक तरफ समूचे हिंदुस्तान का इतिहास रखेंगे ना, तो शायद हो सकता है मैं गलत नहीं होऊंगा, आप सब लोग मेरी बात से एग्री भी करोगे कि राजस्थान का इतिहास जो है वो वाला साइड थोड़ा भारी होगा और एज कम्पेयर टू पूरा हिंदुस्तान। तो राजस्थान में ऐसे ही अनेक वीर हुए हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अपने जोधपुर के पास में, पहले जो जोधपुर था उसको मारवाड़ बोलते थे, उसके पास में एक रियासत थी, जागीरदारी कह सकते हैं अपन उसको, रियासत तो नहीं कह सकते। जोधपुर रियासत के अधीन आती थी, जिसको मेड़ता के नाम से जानते थे। ये मेड़ता वही है जहाँ पर मीराबाई का होम टाउन हुआ करता था, मीराबाई का घर हुआ करता था, उनका पीहर। मीराबाई जो संत मीराबाई थी उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम अमर सिंह था। तो ये अमर सिंह के जो पिता थे वो मारवाड़ के राजा थे, उनका नाम था गज सिंह। अमर सिंह अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। इनसे छोटे पुत्र, उनका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह अमर सिंह से छोटे थे, परंतु मारवाड़ के जो राजा बने वो जसवंत सिंह बने अपने पिता की मृत्यु के बाद। अमर सिंह को इधर मेड़ता की जागीर दे दी गई थी। अब एक बार हुआ यूं कि जो अमर सिंह जी हैं उनको मेड़ता की तो जागीर दे दी, वहाँ पर जो मारवाड़ का राज्य है वो जसवंत सिंह जी संभाल रहे हैं। और उस समय जो शासक हुआ करता था वो मुगल दरबार में, वहाँ का राजा का नाम था उस टाइम पे शाहजहाँ। उस टाइम पे जो राजा हुआ करता था वो शाहजहाँ था। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब एक बीकानेर के राजा के मध्य और नागौर के राजा के मध्य एक लड़ाई हो गई थी। मतलब वो बात बिल्कुल बहुत ही छोटी थी, पर लेकिन राजाओं ने, दोनों राज्यों के राजाओं ने अपने स्वाभिमान पे उस बात को ले लिया, तो फिर दोनों राज्यों के मध्य लड़ाई हो गई थी। तो मतलब एक मतीरा था, मतीरे की राड़ के नाम से अपन उस प्रसंग को जानते हैं। बीकानेर के गांव के जो किसान थे और जो नागौर के गांव के किसान थे, उन दोनों की बाउंड्री आपस में टच हो रही थी। तो हो सकता है या तो बीकानेर के गांव के किसान होगा या नागौर का गांव का किसान होगा, उसके हिस्से में जो जमीन थी उस जमीन पर एक मतीरे की बेल लगाई, और परंतु वो जो मतीरा उगना था ना वो उसकी जमीन पे ना उगकर दूसरे वाले की जमीन पे उग गया। तो अब दोनों उस पर क्लेम कर रहे कि नहीं, ये मेरी जमीन में उगा है तो मेरा हो गया, और इसकी बेल मेरी जमीन में से उगाई गई थी तो ये मेरा हो गया। तो ये बात पहले तो सैनिकों तक पहुंची, तो दोनों राज्य के सैनिक आपस में लड़ लिए। और ये बात जब सैनिकों से बढ़कर जब राजा के पास पहुंची तो राजा ने भी अपने स्वाभिमान का डंका बजाते हुए एक दूसरे से लड़ाई कर ली। और शायद मुझे जहाँ तक याद है नागौर ने ये युद्ध जीत लिया था। जोखड़िया नाम का गांव था, तो नागौर ने शायद ये युद्ध जीत लिया था। मैं आपको ये इस घटना का वर्णन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अगली कहानी इसी से लिंक करूंगा, जो अमर सिंह जी की वीरता की कहानी है। तो अब क्या है कि जो बीकानेर के जो राजा थे ना, उनके संपर्क में आया हुआ था शाहजहाँ का साला, जो वहां पर प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त था मुगल दरबार में, जिसका नाम था सलावत खान। तो ये काफी ज्यादा उनके प्रभाव में आया हुआ था सलावत खान बीकानेर के राजा के। अब बीकानेर के राजा की नागौर के राजा से नहीं बनती थी, तो बीकानेर के राजा कटाक्ष करते किससे, सलावत खान से, जो मुगल दरबार का प्रधानमंत्री हुआ करता था। ये तो धीरे धीरे सलावत खान के मन में भी अमर सिंह जी के लिए नफरत बढ़ने लग गई। अब ये नफरत हो गई, अब ये शाहजहाँ को सिखाए, कभी गलत पढ़ाए, कभी उनको उनके खिलाफ बढ़ गए। तो काफी दिनों तक है ना, मतलब उनके दिमाग में कुछ बढ़ता रहा। अमर सिंह जी इतने वीर थे, उनको वहाँ पर मतलब मनसबदारी वगैरह दी गई थी नागौर मुगल दरबार में, पर वो जाते नहीं थे। काफ़ी दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए, वो गए नहीं। तो सलावत खान ने शाहजहाँ को काफ़ी भड़का दिया इनके खिलाफ। तो बाद में एक तरीके से, जैसे आज अपन कानूनी प्रक्रिया देखते हैं कि अगर अपने किसी को बुलवाना होता है तो कोर्ट से एक समन जारी होता है, तो उसी तरीके से कोई समन जारी करवाया होगा। तो वो समन आया यहाँ पर नागौर में
अमर सिंह जी के पास। फिर भी नागौर में अमर सिंह जी के पास आने के बाद अमर सिंह जी 1 महीने तक मुगल दरबार में गए। 1 महीने बाद जब वो मुगल दरबार में गए तब शाहजहाँ ने इसकी सूचना शाहजहाँ को इसकी सूचना दी गई। सलावत खान ने बताई कि वो आए हुए हैं अमर सिंह जी। अमर सिंह जी जैसे ही वहाँ पर आए तो आते ही सबसे पहले जैसे अपने घोड़े से उतरने लगे तो उन्हें घोड़े से नहीं उतरने दिया गया। बोले घोड़े से उतरने का भी टैक्स दो आप, ठीक है कि नहीं, ऐसा तो कोई टैक्स वगैरह नहीं होता। फिर भी वो उतर गए और उतर के आने लगे। शाहजहाँ के सामने वो जैसे आए तो अब हुआ यूँ कि ये सलावत खान के मन में भी इनके प्रति नफरत भरी हुई थी। तो सलावत खान इनको कुछ गलत बोलने ही वाला था, हमारा नाम से उनको पुकारने वाला था। तो समझ गए अमर सिंह जी की ये कुछ ना कुछ उटपटांग बोलेगा। तो उस सलावत खान के मुंह से जैसे ही गंवार का ग निकला था ना, उतने में ही अमर सिंह जी ने अपने जो कमरबंद पे कटार डाल रखी थी उस कटार से उसकी गर्दन काट दी। तो बताते हैं कि उसके मुंह से तो केवल ग ही निकला था जितनी देर में, तो अमर सिंह जी ने उसकी गर्दन उड़ा दी थी। और जब ये वाक्यांश पूरा का पूरा शाहजहाँ के सामने हो रहा था तो अमर सिंह जी समझ गए कि ये सब कुछ हो रहा है ओनली शाहजहाँ के कारण, इसका जिम्मेदार शाहजहाँ ही है। तो हो सकता है आज मैं आज इस लगे हाथ इस शाहजहाँ को भी सल्टा देता हूँ। तो वो गए शाहजहाँ के पास। तो मुगल राजा इतने डरपोक हुआ करते थे। शाहजहाँ वहाँ पर जिस जगह पे अपना दरबार लगाता था उसके पास में ही एक रास्ता निकलता था जो सीधा महिलाओं के हरम में जाता था। महिलाओं के वस्त्र पहनकर वहाँ पर बैठ गया। शाहजहाँ एक बात और जानता था कि ये राजा जो है राजस्थान वीरों की भूमि का राजा है, ये कभी भी महिलाओं के बीच में आएगा नहीं। वो अमर सिंह जी को जाने के बाद शाहजहाँ बाहर आया और शाहजहाँ अपने ये जो मंत्री वगैरह आए इनसे चर्चा करने लगी कि ये तो अच्छा हुआ कि आज अगर उसके पास शायद अगर आज तलवार होती तो वो हो सकता है कि आज आगरा से छीन ही सकता था। तो इस पे एक दोहा लिखा है किसी कवि ने, वो कि अमर की कमर में कहाँ की थी कटारी, कि अमर सिंह जी थे उनकी कमर में जो कटार थी वो कटार जो है वो कहाँ की थी, कि अमर की कमर में कहाँ की थी कटारी और पाव से लोहे से हिलाई सारी पात सही। बस पाव भर वजन होगा उस कटार के अंदर और उस पाव भर वजन के दम पर उसने पूरी की पूरी जो मतलब मुगल सल्तनत थी उसको हिला दिया कि पाव से लोहे से हिलाई सारी पात सही। और होती जो शमशेरी मतलब तलवार, अगर होती जो शमशेरी तो छिनाई ले तो आगरी। अगर उनके पास कटार की जगह पर अगर तलवार होती ना तो शायद हो सकता है कि आज वो हमसे आगरा छीनवा लेते। तो फिर काफ़ी चर्चाएं चली शाहजहाँ के और उनके मंत्रियों के बीच में। तो जो अमर सिंह जी का साला था ना उसको बुलवाया शाहजहाँ ने और शाहजहाँ ने उसको बोला कि क्या कर सकते हैं। तो उनका जो साला था अमर सिंह जी उसका नाम था अर्जुन। तो अर्जुन ने क्या किया, शाहजहाँ को बोल दिया कि ठीक है नहीं मैं मार दूंगा उसको। अर्जुन वहाँ पर जाके अमर सिंह जी को मार देता है और अमर सिंह जी की बॉडी लाकर आगरा ले जाता है। अब शाहजहाँ जब ये देखता है काफ़ी खुश होता है, बोलता है कि बोले ठीक है अब इस बॉडी को एक काम करो आप लोग जो दुर्ग की दीवार है ना आगरा के जो किले की दीवार है उस पर रखवा दो। वहाँ पर उस किले की दीवार पर उनकी बॉडी को रखवा दिया गया। बोले नहीं उनके घर वालों को मत देना और जेल का वो कोई खाने दो। तो उस दीवार पर उनकी बॉडी को रखवा देते हैं। यहाँ पर सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। काफ़ी टाइम तक अमर सिंह जी आते नहीं है। सूचना लगी कि अमर सिंह जी को तो मार दिया गया। अब अमर सिंह जी को मार दिया गया तो वहाँ पर जो उनकी रानियाँ थी वो रानियाँ भी सोचेगी बोले ठीक है कोई नहीं, अब मार दिया तो उसका कुछ करा भी नहीं जा सकता, पर लेकिन शाहजहाँ को ये तो बोलो कि कम से कम उनका पार्थिव शरीर है वो तो दे हमें। क्योंकि वो रानियाँ जो थी उनकी 3-4 जितनी भी रानियाँ थी वो अब सती होंगी, अब सती बिना शरीर के तो कैसे हुआ जाए। तो वो पर लेकिन बोले अब जाके बोले कौन शाहजहाँ को, किसी में हिम्मत नहीं। तो एक वीर था वहाँ पर, उसका नाम था बल्लू चंपावत। एकदम रॉबिन हुड टाइप का आदमी था, ठीक है, बदमाश था एक तरीके से। पर वो बदमाशी भी ऐसी बदमाशी नहीं किया करता था कि भाई किसी आमजद को परेशान कर रहा। वो क्या करता था, रॉबिन हुड टाइप का बदमाश था। लाइक जैसे अमीरों से वो पैसे लूट लिया और वो पैसा लूट कर वो दे रहा है सीधा गरीबों में, अपने पास कुछ नहीं रखता था। तो बोले बल्लू चंपावत को बुला के लाओ। तो बल्लू चंपावत को बुलाया उन लोगों ने, ढूंढा करा, पर लेकिन बल्लू चंपावत ने तो एक बार बोल दिया था, बोले नहीं राजा जी तो मुझसे वैसे ही नाराज है तो मैं कैसे जाऊँगा। पर लेकिन नहीं ठीक है कोई बात नहीं, दुश्मनी हुई है कोई बात नहीं, मैं लेके आऊँगा राजा जी का शरीर। तो बल्लू चंपावत अपने कुछ सैनिकों के साथ, अपने जो विश्वसनीय पात्र थे उनके साथ जाकर आगरा के किले में जाता है। शाहजहाँ को बोलता है बोले हमें चलो कोई बात नहीं, शरीर नहीं देना है, राजा का शरीर नहीं देना है मत दो, हमें एक बार आखिरी दर्शन तो करने ही दो। तो शाहजहाँ बोल रहा है ठीक कोई बात नहीं, अब देखना चाहता है तो मिल तो लेने देते हैं। पर
तो अब क्या हुआ कि जो बल्लू चंपावत है ना, वो वहाँ पर अपने कुछ विश्वसनीय पात्रों को ले जाता है साथ में, और वहाँ पर जाके देखता है कि दुर्ग की दीवार पे राजा का शरीर रखा हुआ है। वहाँ से उनकी शरीर को उठाता है और अपने लोगों को दे देता है, और लोगों को जाते हुए कहता है कि बोले आप लोग तो जाओ इस शरीर को लेकर, रानियों को बोलो बोले सती हो आप तो। अब पर लेकिन वो जाते जाते उन लोगों को ये बोलता है कि अब रानी को जाकर ऐसे बोलना है कि बल्लू चंपावत ने आज गढ़ जीता है। अब ये गढ़ जीता हुआ, यहाँ पर उसको ये बोलने की जरूरत क्या पड़ गई, उसको बल्लू चंपावत को ये बोलने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि पहले जब नागौर में ये मतलब चोरी चकारी किया करता था, लूटपाट किया करता था ना, तो अमर सिंह जी ने एक बार उनको ऐसे बोल दिया था कि मतलब यार तू मतलब ये लूटपाट करता है, तूने कौन सा गढ़ जीत लिया। तो आज जाके रानियों को बोलना है कि बल्लू चंपावत ने ये बोला है कि जब आप सती होकर राजा से मिलोगी ना, तो राजा जी को ये बोलना है कि आपके शरीर को छुड़ाने के लिए बल्लू चंपावत आगरा गया था और आगरा से आपका शरीर छुड़ा के लाया है, मतलब उसने गढ़ जीता है, ठीक है। बल्लू चंपावत के साथ में नहीं है, तो ठीक है साहब, बल्लू चंपावत ने शरीर छुड़वा लिया और बस एक हिसाब से कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। पर ये कहानी आगे भी बढ़ती है। फिर अब आगे क्या होता है कि बल्लू चंपावत जो लूटपाट किया करता था ना, वो पैसा अपने पास तो रखता नहीं था, वो बांट देता था आम जनता के अंदर, अमीरों से लिया और गरीबों में बांट दिया, उससे अपने घर में कुछ भी प्रयोग नहीं करता। अब एक बार क्या था, उसकी बेटी की शादी होनी थी। अब उसकी बेटी की जब शादी होनी थी बल्लू चंपावत की, तो अब उसके पास तो पैसा कुछ है नहीं, तो वो रात को अपने यहाँ पर कुचामन के आसपास कोई सेठ जी हैं, उन सेठ जी के पास पैसा लेने के लिए गया कर्जे पर। अब रात को गया वो वहाँ पर, और वहाँ पर जाके सेठ जी को गेट वेट बजाया। सेठ जी बोले कौन है, तो बल्लू चंपावत ने बोला बोले मैं हूँ बल्लू चंपावत। अब सेठ जी भी डर गए, बोले इतनी रात को ये आया है, जरूर लूटपाट करने के लिए आया हो। सेठ जी ने बोले ठीक है लूटपाट करनी है, कल सुबह जाना, अभी तो क्या काम है। पर बोले सेठ जी आप गेट खोलो, दरवाजा खोलो, मैं लूटपाट करने के लिए नहीं आया, आपसे बात करनी है मेरे को। सेठ जी ने हिम्मत आई, सेठ जी गेट खोले, उनको बताया, बोले हाँ बता क्या बात करनी। तो बल्लू चंपावत ने बोला कि बोले मेरे को मेरी बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, और पैसे मेरे को कौन देगा। बोले कर्जे पर आप ही हो सेठ, तो आपसे ही मांगने के लिए आऊँ मैं। तो बोले सेठ जी थोड़े और कॉन्फिडेंस में आ गए, बोले अब ये पैसे मांगने के लिए आए, ये करेगा तो कुछ भी नहीं। तो अब सेठ जी क्या है कि उसको बोलते हैं बल्लू चंपावत को, जो आपको कर्जा दिया जाएगा उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ आपको गिरवी रखनी पड़ेगी। मतलब जैसे आज बैंक में वो कर्जा देते हैं तो वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगते हैं, उस तरीके से उनको कुछ सिक्योरिटी मिलेगी, देनी पड़ेगी, तभी आपको कर्जा दिया जा सकता है। तो बल्लू चंपावत ने बोला बोले गिरवी रखने के लिए कुछ होता तो मैं आपके पास क्यों आता। तो बोले देखो आप चाहे आए नहीं आए वो अलग बात है, पर लेकिन आपको कुछ देना ही पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, तभी दे सकते हैं। क्योंकि सेठ जी अब कॉन्फिडेंस में थे कि ये कुछ करेगा तो नहीं, क्योंकि पैसे मांगने के लिए। तो बल्लू चंपावत ने अपने मूंछ का बाल तोड़कर सेठ जी को दे दिया। बोले मेरी मूंछ का बाल है, वीर आदमी की मूंछ का बाल है, आज आपके पास गिरवी रख कर जा रहा हूँ, भविष्य में मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं इसको छुड़वा लूंगा। सेठ जी जानते थे नहीं ऐसा तो वीर आदमी है, तो उसको उस मूंछ के बदले में लिखा पढ़ी करके अपने खाते में लिखकर उसको पैसे दे दिए, और मूंछ के बाल को एक चांदी की डब्बी में डालकर रख लिया अपने पास। काफ़ी दिन हो गए, बल्लू चंपावत आया नहीं, बल्लू चंपावत खत्म हो गया, उसके परिवार वालों में से भी कोई नहीं आया। सेठ जी ने देखा बोले अब तो क्या ही आएंगे ये लोग। सेठ जी ने अपने खाते वाते के अंदर अपनी जो पुरानी बुक्स होती है, किताबें होती थी, उनके अंदर उसकी डिटेल वगैरह डालकर, और जिस चांदी की डब्बी में उसके मूंछ का बाल रखा था उसको एक दीवार तोड़कर वहाँ पर उस दीवार में रखवा दिया, और उस किताब को बंद कर दिया। किताब ही वहाँ पर पड़ी थी। अब सेठ जी चले गए बॉम्बे चले गए, उनकी पूरी पीढ़ियाँ जो आने वाली पीढ़ियाँ थी वो सब बॉम्बे में ही रहती, मुंबई में ही रहती वो लोग। तो ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 450 साल पहले के आसपास की बात है, 450 साल पहले के आसपास की बात है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस उनके जो सेठ जी के जो वंशज थे उनमें से कोई एक व्यक्ति आया, बोले यार अपने नागौर में कुचामन के अंदर हवेली है, एक बार उनको जाके संभाल के तो आते हैं अपन। तो वो उनमें से कि उनका कोई पोता पड़पोता सड़पोता होगा, वो आया वहाँ पर और देखा कि बोले यार अपने दादा की पुरानी किताब है, वो पढ़ रहा था।
तो उसको पढ़ते पढ़ते वो किताब हाथ में लग गई जिसने सेठ जी ने ये लिखा था कि बल्लू चंपावत के मूंछ का पहाड़ यहाँ पर इस दीवार के अंदर है। उसने उसी तरीके से उस दीवार पे खुदाई करवाई, वहां पर वो चांदी की डब्बी निकली, उस चांदी की डिब्बी में वो मूंछ का पहाड़ था। अब वो बंदा जो था सेठ जी का वंशज, वो साफ क्लेम करने के लिए चला गया बल्लू चंपावत के वंशजों के पास। बल्लू चंपावत के वंशजों को ढूंढा करा, मिल गए उसके वंशज भी, कैसे जैसे कर करा के मिल गए, और उनको बोला कि देखो जी हम आपसे कर्जा मांगते हैं, ऐसे ऐसे आपके कोई पूर्वज हुए थे बल्लू चंपावत, उन्होंने मूंछ का पहाड़ गिरवी रख के गए थे हमारे पास, और ये आज हमारे पास पड़ा हुआ है, अब आप भी देखो इतना पुरानी बात है, इसको खत्म करो आप। तो उन लोगों ने कहा कि अब इसका तो करा भी क्या जा सकता है, अभी तक जमा तो हुए नहीं। उन सब लोगों ने, बल्लू चंपावत के परिवार के थे वो सब लोग इकट्ठे हुए, बोले ठीक है कोई नहीं, हमें ये मूंछ का पहाड़ तो छुड़वाना ही है, चाहे इसके लिए हमारे चाहे घर गिरवी सब कुछ बिक जाए, हमें ये बल्लू चंपावत का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसका अंतिम संस्कार हमारा नहीं है जब तक उसके पूरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। तो उनके परिवार ने व्यवस्था करी, सारा जमीनें वगैरह सब कुछ है ना, बैठ कर एक बार सेठ जी के वो वंशज को बुलाया और बोला कि बोले बताओ कितना पैसा बनता है आपका जो भी है। कुछ ही नहीं, आप तो एक काम करो, मैं तो केवल आप लोगों को देखना चाहता था, आप लोगों को टेस्ट करना चाहता था कि भाई आप लोगों की अभी भी मतलब देने की हिम्मत है या नहीं है आप लोगों के अंदर, और केवल यही था, ये लो, बाकी इस खाते के अंदर जो भी है आपके नाम से जो भी कर्जा है वो चढ़ा हुआ वो सारा मैं जमा कर देता हूँ। तो उसमें चुकती हिसाब लिख दिया था सेठ जी के वंशज ने, और वो जो डब्बी थी चांदी की उसमें जो मूंछ का पहाड़ पड़ा हुआ था वो बल्लू चंपावत के परिवार को दे दिया था। तो उस बल्लू चंपावत के परिवार ने फिर से उसी तरीके से दोबारा उनका अंतिम संस्कार किया था उनके मूंछ के बाढ़ का। मतलब इनके लिए कहा जाता है बल्लू चंपावत के लिए कि ये एक व्यक्ति एक बार जन्म लेकर दो दो बार मरा था। मतलब एक बार इसका जन्म हुआ था परंतु इसका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो 2 बार हुआ था। इतने इतने वीर थे, मतलब मूंछ के बाढ़ पर भी उसने उस व्यक्ति ने कर्जा ले लिया था, और मतलब ताकि क्योंकि मिल इसलिए गया वो वीर आदमी था। ऐसे ऐसे भी वीर हुए हैं राजस्थान के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।